रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 14। वंश अमर के मुंह से सुहागरात वाली बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है और अपनी बंदूक अमर के सर पर रखकर दबाने ही वाला था कि वहां पर सिया आ जाती है और वंश को बंदूक चलाने से रोक लेती है। वंश अमर के मुंह से सुहागरात वाली बात सुन के अपने सारे आदमियों को घर से बाहर इंतजार करने के लिए कहता। सारे लोग घर के बाहर अपनी अपनी बंदूक लेकर वंश का इंतजार कर रहे थे। अमर, हाँ भैया जी, काम तो आपने अच्छा किया, अब हुई ना बात बराबरी की, आप अकेले में अकेला। वंश की नजर सिया पर थी क्योंकि आप बहुत कमजोर दिख रही थी और वंश ने सिया को पूरे 2 दिन के बाद देखा था। अमर इस बात का फायदा उठाता और वंश के हाथ से बंदूक छीनकर सिया के पास जाकर उसके सर पर बंदूक रख देता है। वंश, अमर तुम्हें गलत कर रहे हो, छोड़ दो सिया को, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, वह तो तुम्हें जानती तक नहीं है। अमर, मैं मेरी सिया के सर पर बंदूक नहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी सिया को तुमसे बचा रहा हूँ। सिया, इसकी बात मत सुनना, मैं हूँ वंश। अमर अपने आप को सिया के सामने वंश बता रहा था जिससे वह वंश को अमर समझे और अमर को वंश। सिया वंश और अमर को देख रही थी, उसे समझ नहीं आता कि एक जैसा कि दो इंसान एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। सिया सोचती है, इनमें से मेरे वंश कौन से हैं, ये मैं कैसे समझूंगी। सिया बारी बारी से वंश और अमर दोनों को देख रही थी। वंश अपने खडरूस को नहीं पहचानोगी। वंश की बात सुनकर तुरंत अमर भी सिया से कहता है, अमर, जाने मन अपने खडूस को नहीं पहचानोगी। सिया मार के मुंह से जाने मन सुनकर समझ जाती है क्योंकि वंश ने आज तक कभी भी सीखो जाने मन कहकर नहीं बुलाया। सिया अमर से कहती है, तुम मेरे वंश जी नहीं हो क्योंकि वंश जी कभी भी मुझे जाने मन नहीं बुलाते थे। अमर अपनी बंदूक सिया के सर पर रख कर कहता है, अगर मैं तुम्हारा वंश नहीं हूं तो क्या हुआ, शक तो मेरी पूरी वंश जैसे तुम, अगर तुम एक बार मेरे साथ सो जाओगी तो क्या हो जाएगा। वंश, अपनी जबान को लगाम तोमर, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और आज तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बताओ, तुम्हें पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, वह सब तुम्हें मिलेगा, पर सिया को छोड़ दो। अमर, वंश भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या सिया की खूबसूरती के आगे ये पैसा रुतबा ये सब मायने रखता है मेरे लिए, ऐसा आपको लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि जब से मैंने वंशिका बजाज की पार्टी में सिया के बारे में लोगों के मुंह से सुना तब से मैं सिया से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। वंश, वंशिका बजाज की पार्टी में तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमर, ओहो वंश भैया, आपकी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। आपको याद तो होगा ही वंशिका बजाज, जब आपने अपनी जगह मुझे वंशिका बजाज के पास भेजा था वो ट्रैकर लगाने के लिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने मुझसे ट्रैकर वंशिका के फोन के अंदर लगाने के लिए कहा था, पर मैं जैसे ही वंशिका के साथ उस रूम में पहुंचा तो मेरी नजर वंशिका के सुंदर बदन पर पड़ी और मैंने कहीं देखा था कि ट्राइकर एक लड़की की बॉडी के अंदर भी डाला जा सकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए और अपनी प्यास भी बुझाई जाए। वैसे भी वो वंशिका तड़प रही थी मेरे साथ सोने के लिए, मतलब वंशदेव ठाकुर के साथ सोने के लिए। सिया को अमर की बात सुनकर समझ में आता है कि वह सब वंशिका के साथ वंश ने नहीं अमर ने किया था। उसको अपनी गलती समझ में आती है कि सिया ने वंश को कितना गलत समझा और गुस्से में अपने मायके भी चली गई। हुआ कुछ ऐसा था कि जब वंश घर से निकला था वंशिका बजाज की पार्टी में जाने के लिए, तब उसे अर्जेंट दूसरा काम आ गया था जिस वजह से उसने अमर को वहां जाने के लिए कह दिया था। वंश लेफ्ट हैंड रघु को अमर के साथ भेजा था ताकि अमर कोई गड़बड़ी ना कर दे और खुद ऋषि के साथ दूसरी जगह चला गया था। कोष्टक, अमर, रघु के में अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दो। रघु, अमर, तुम सिर्फ वंश भैया के कपड़े पहने हुए हो, पर तुम सच में वंशदेव ठाकुर नहीं हो, तो अपने अपना हुक्म किसी और पर चलाना। रघु इतना कह के चला जाता है। अमर ने क्लब में ड्रिंक ली थी पर वंश दिन में ड्रिंक नहीं लेता, ये अमर और वंश में अंतर है। अब आगे, वंश, जितने भी ठीक नहीं किया मार, मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरा काम सही से करो, पर तुमने उस पर उसी का फायदा उठाया, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नीचे झुकता है और अपने शूज के पास से अपनी बंदूक निकालता है और अमर के सीने पर तान देता है। वंश बंदूक चला पाए उससे पहले ही अमर वंश की तरफ बंदूक करके बंदूक चला देता है। आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। हेलो रीडर्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ढेर सारे कीजिए, और हाँ, रेटिंग्स देना मत भूल जाएगा। रीडर्स, आप सबसे शिकायत है कि आप ना ही इसको को लाइक कर रहे हैं और ना ही रेटिंग्स दे रहे हैं। अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी, प्लीज़ लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस नोवेल में सबसे अच्छा क्या लगता है, और प्लीज़ लाइक, कमेंट और रेटिंग में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। आपका बहुत सारा प्यार देखकर मुझे आगे की स्टोरी लिखने में बहुत हिम्मत मिलती है।
वंश, जितने भी ठीक नहीं किया मार, मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरा काम सही से करो, पर तुमने उस पर उसी का फायदा उठाया। अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नीचे झुकता है और अपने शूज के पास से अपनी बंदूक निकालता है और अमर के सीने पर तान देता है। वंश बंदूक चला पाए उससे पहले ही अमर वंश की तरफ बंदूक करके बंदूक चला देता है। बंदूक की गोली की आवाज आती है और सिया की चीख निकल जाती है। या अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके वंश का नाम जोर से दिखती है। एक बंदूक की आवाज के बाद दूसरी बंदूक की आवाज आती है। सिया अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वंश बिल्कुल ठीक खड़ा था। सिया अपने बाजू में देखती है तो अमर जमीन पर पड़ा हुआ था, और जब सिया वंश की तरफ देखती है तो वहां पर वंश की जगह रघु जमीन पर पड़ा हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा, अमर ने वंश की तरफ बंदूक कर ली थी और वंश ने अमर की तरफ। दोनों ने अपनी बंदूक एक साथ दबाई, पर वंश की बंदूक दबाने से पहले अमर ने अपनी बंदूक दबाई। अमर की बंदूक से जैसे ही गोली निकलती है, रघु वंश को धक्का देकर वह गोली खुद के सीने पर खा लेता है। रघु ने आज उसकी यह वफादारी दिखा दी और वंश के लिए हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा ली। दो गोलियों की आवाज सुनकर वंश के सारे आदमी घर के अंदर आ जाते हैं और रघु को उठाने लगते हैं। रघु, आज मैं बहुत खुश हूँ भैया, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए था और आज मैं मर रहा हूँ तो वह भी सिर्फ आपके लिए। रघु इतना कहकर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सिया वहां खड़े खड़े रो रहे थे। उसकी आंखों के सामने दो दो लोगों का खून हुआ। सिया के हाथ पैर कांप रहे थे। वंश सिया के पास जाता है तो सिया वंश को अपने गले से लगा लेती है। वंश के आदमी रघु को इज्जत के साथ उठाकर कार में ले जाते हैं और यहाँ पर सिया वो चलने की हालत में ही नहीं थी। सिया के हाथ पैर और मुंह पर राशियों के निशान देखकर वंश को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। सिया वंश से कुछ कहना चाहती थी। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो वंश की बाहों में बेहोश हो जाती है। वंश सिया को गोद में उठाकर अपनी कार में ले जाकर सुला देता है और रघु और सिया को लेकर सीधे घर पहुंचता है। वंश घर पहुंचने के बाद सिया को कमरे में आराम से सुला के आ जाता है और यहाँ पर रघु के अंतिम संस्कार की विधि शुरू करवाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। घर पर पंडित जी आ जाते हैं। वह विधि विधान से रघु को अलविदा कराते हैं। सारे आदमी रघु को अपने कंधे पर उठाकर तैयार हो जाते हैं। वंश को याद आता है कि सिया कमरे में अकेली सो रही है। वंश, कोई भी जाकर सिया को नहीं उठाएगा, उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दीजिए। इतना कह के सारे आदमी रघु को लेकर शमशान घाट के लिए निकल जाते हैं। वंश का राइट हैंड ऋषि जो अभी हॉस्पिटल में है, उसकी हालत कुछ सही नहीं है और लेफ्ट हैंड रघु वह इस दुनिया में ही नहीं है। 2-3 घंटे हो जाते हैं, ना ही सिया को होश आता है और ना ही वंश अभी तक शमशान घाट से वापस आया था। सारे लोग हॉल में सफेद कपड़े पहने हुए वंश के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वंश और उसके आदमी घर आ जाते हैं। रात काफी हो गई थी और सब लोग बहुत थक गए थे, इसलिए वो सब बिना खाना खाए ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रमा सबके लिए गर्मा गर्म दूध बनाकर सबके कमरे में दे आती है। वंश अपने कमरे में पहुंचता है तो उसकी नजर सिया पर पड़ती है और वह अपने उन दिनों को याद करता है जब सिया उसके साथ नहीं थी। वह कितना अकेला अकेला फील करता था, ये इसे आज महसूस होता है। वंश देखता है कि सिया को होश आ रहा है तो वह जल्दी से जाकर सिया के सर को अपनी गोद में रख लेता है। वंश, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जान लेटी रहो, तुम बहुत वीक हो गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। माँ ये गर्मा गर्म दूध देकर गए हैं, पहले दवाई लो, दूध पियो और फिर आराम करो। वंश की बात सुन के सिया कुछ कहना चाहती थी पर वह अपनी उंगली सिया के होठों पर रख देता है। वंश, शुश, जो भी कहना है वह कल कहना, पर आज बस आराम करो, हम बहुत सारी बात करेंगे, पर पहले तुम ये दवाई लो, दूध पियो और सो जाओ। सिया की आंखें वंश को टुकुर टुकुर देख रही थी। वंश अपने हाथों से सिया के मुंह में दवाई डालता है और फिर उसे दूध फूट फूट कर पिलाता है। दूध पिलाने के बाद वंश सिया का तकिया उसके सर के नीचे सही से करके उसे लेटा देता है और सिया के सर पर अपना हाथ रख के बाजू में खुद भी लेट जाता है। सिया की आंखें वंश को टुकुर टुकुर देख रही थी। वंश अपने हाथों से सिया के मुंह में दवाई डालता है और फिर उसे दूध फूट फूट कर पिलाता है। दूध पिलाने के बाद वंश सिया का तकिया उसके सर के नीचे सही से करके उसे लेटा देता है और सिया के सर पर अपना हाथ रख के बाजू में खुद भी लेट जाता है। आज कितने दिन बाद से और वंश एक दूसरे को टाइट हक करके सो रहे थे। सिया को गायब हुए बस 2 ही दिन हुए थे, पर सिया और वंश के बीच जो मनमुटाव था, गलतफहमी थी, वो सब बार बार उन दोनों के बीच आ रही थी। दूसरे दिन सुबह, आज की सुबह भी हर रोज की सुबह की तरह नॉर्मल थी। सूरज भगवान आसमान में चमचमा रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, दूध वाले दूध दे रहे थे और पेपर देने वाला पेपर बांट रहा था। अगर कुछ नया था तो वो सिया।
सिया कल रात को सोचकर सोई थी कि आज सुबह वह वंश से अपनी हर एक गलती की माफी मांगेगी। उसने वंश के लिए कितना गंदा और कितना गलत सोचा था, आज उसे एहसास हो रहा था। सुबह के 9:30 बज जाते हैं। वंश उठकर नहाकर रेडी हो जाता है, पर सिया अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। वंश अपना प्लीज सर पहनता है तो उसकी नजर सिया पर पड़ती है। सिया अपने चेहरे पर स्माइल के साथ सो रही थी। वंश सिया के पास जाता है और उसके लिप्स पर धीरे से किस कर देता है। किस करते सही सी अपनी आंखें खोल लेती है। वंश उठ गई तुमसे सिया, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक नाश्ता कमरे में ही आ रहा है, हम दोनों आज कमरे में अकेले नाश्ता करेंगे। सिया अपने मुंडी हाँ मिलाकर प्यारी सी स्माइल देती है और वंश के गालों पर किस करके नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से सिया की आवाज आती है। सिया आह। वंश जी मेरी आंखों में साबुन चला गया और बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा, जल्दी आए हैं आप। वंश सिया की चीख सुन के वॉशरूम में जाता है और वह देखता है कि सिया पूरी साबुन से लथपथ है और आंखें बंद करके खड़ी हुई है। वंश अरे ऐसे कैसे, पानी नहीं आ रहा, मैं तो अभी नहाया था, तब तक तो पानी आ रहा था, बस ऐसे ही साबर चालू करता है तो शावर में से पानी आता है और वंश पूरा गीला हो जाता है। वंश को गीला होते हुए देख लिया जो जोर से हंसने लगती है। वंश अच्छा तो तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी सिया, पर सोच लो तुम्हारा ये मजाक तुम पर भारी पड़ने वाला है। वंश सिया से इतना कहते कहते उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे किस करने के लिए अपने लिप्स आगे लेकर जाता है। वंश देखता है कि आज पहली बार सिया बिना कपड़ों के मेरे सामने शर्मा नहीं रही है। बिना कुछ बोले और बिना अपने आप को दूर करे चुपचाप खड़ी है। वंश क्या बात है, आज तुमने कोई नाटक नहीं किया, ना ही मुझे धोखा दिया, चुपचाप मुझे किस करने दे रही हो, क्या बात है। सिया मैं क्यों आपको मना करूंगी वंश जी, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूं, तो आपका पूरा हक है मुझे छूने का, किस करने का। वंश और सिया बहुत टाइम के बाद इतने नजदीक आए थे। सिया की ऐसी बातें सुनकर वंश सिया के गीले बालों में अपनी उंगलियां डालकर उसकी गर्दन को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों के पास लेकर आता ही है कि उनके रूम का डोर खटखट आता है और बाहर से आवाज आती है। वंश भैया नाश्ता लेकर आई हूँ मैं। ये आवाज चांदनी की थी जो वंश और सिया के लिए नाश्ता उनके रूम में लेकर आई थी। इतने करीब आकर सिया को किस ना कर पाना यह वंश को बहुत तड़पा रहा था, पर वह अपने आप को रोक लेता है और सिया को छोड़कर बाथरूम से बाहर आ जाता है। वंश वॉशिंग से बाहर आकर अपने आप को दिल से साफ करता है और गेट खोलकर नाश्ता कमरे के अंदर रखवाता है। चांदनी वंश को देखती है कि वंश कोट पहनने के बाद गिला कैसे हो गया। वंश अब क्या तुम्हें भी हमारे साथ नाश्ता करना है। चांदनी अपनी मुंडी ना में हिलाती है। वंश तो फिर जाओ कमरे से। चांदनी वंश की तरफ देखती है और उनके कमरे से निकल जाती है। वंश अपने गीले कपड़े चेंज करता है, तब तक जया भी नहाकर बाथरोब लपेटकर बाथरूम से आती है और अपने गीले बालों से वंश को परेशान करती है। वंश क्या कर रही हो जान, मैंने अभी कपड़े चेंज किए हैं। वंश के इतने कहने पर सिया अपना मुंह लटका लेती है। वंश अच्छा मुंह मत लटकाओ, कर लो मुझे गीला बस। सिया वंश का मुंह अपने हाथों से पकड़ती है और अपने एडियो को ऊंची करते हैं। फिर वो अपना मुंह वंश के कान के पास ले जाती है और सिया सॉरी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों को छटकाते हुए और मासूम सी शक्ल बनाते हुए वंश को सॉरी कहती है। वंश सॉरी कान में आकर कौन बोलता है। सिया मुंह बनाते हुए लड़कियां ऐसे ही सॉरी बोलती हैं। आपने सुना नहीं है क्या कि लड़कियां कभी गलती नहीं करती और अगर लड़कियों से गलती हो जाए वो अपनी गलतियां मानती नहीं है, तो मैं तो आपको सॉरी बोल रही हूँ, उसके बाद भी आप भाव खा रहे हो। सिया अच्छा आपको मेरे मुंह से सॉरी जोर से सुनना है तो मैं बोलती हूँ। सिया अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी वंश जी। वंश को सिया की बात पर हंसी आ जाती है और वो अपने हाथ से सिया की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे एक टाइट हक करता है। मैं अपने पूरे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने किसी दूसरी औरत के कहने पर अपने पति पर शक किया, और शक किया तो किया, ऊपर से मैं घर छोड़कर अपने मायके भी चली गई। ये गलती ही है ना वंश जी। वंश मुझे सॉरी की जरूरत नहीं है, इस हक मुझे बहुत नीड है। सिया क्यों, क्या आपको मेरी नीड नहीं है। वंश कैसी बातें करते हो, मुझे सिर्फ सिया की ही नीड है। वो वंश इतना कहकर रुक जाता है। सिया क्या हुआ, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए, बोलिए ना। वंश मैं ये बोल रहा हूँ कि नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलो खा लो, और वैसे भी तुम बहुत वीक लग रही हो, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया होगा है ना। सिया हाँ, एक दिन तो मुझे होश ही नहीं आया था और जब दूसरे दिन मुझे होश आया तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, तो मैं कहाँ से कुछ खा पाती। वंश सिया के बात सुन के उससे बाथरोब में ही सोफे पर बैठाता है और अपने हाथों से गर्मा गर्म पोहे और जलेबी खिलाता है। सिया आज तो मजा ही आ जाएगा, पोहे के साथ जलेबी हो तो स्वाद ही बढ़ जाता है।
वंश सिया को पोहे खिला रहा था। खिलाते खिलाते सिया के होंठ के पास पोहे का एक तिनका रह जाता है। वंश उस तिनके को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रुक जाता है। फिर वह अपना हाथ पीछे करके अपना मुंह आगे करता है और उस तिनके को अपने मुंह में ले लेता है। वंश को अपने इतने करीब आते हुए देखती अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश, मैं किस नहीं कर रहा हूँ। वंश देखता है कि सिया शर्म से लाल हो गई है तो वंश सिया के नजदीक जाता है और अपने गरम गरम भाव छोड़ते हुए कहता है, अभी तो सिर्फ तुम्हारा फेस लाल हुआ है, पर रात को मैं तुम्हें पूरा लाल कर दूंगा, इंतजार करना मेरा। वंश सिया के माथे पर किस करता है और उसके एक ब्रेस्ट को अपने हाथों से दबाकर कमरे के बाहर निकल जाता है। सिया वंश को जाते हुए देख रही थी। खडूस धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, पर वह बार बार मेरे नन्हे मुन्ने से ब्रेस्ट को दबाते रहते हैं। यह आदत बहुत गंदी लगती है मुझे उनकी। वो कभी नहीं समझेंगे कि मुझे कितना दर्द होता है। सिया सोफे पर से उठ जाती है और अपनी अलमीरा को खोलकर हाथ पर हाथ रखकर देखने लगती है। सिया, क्या पहनूं मैं? ये रेड वाली या फिर ये पिंक वाली? नहीं नहीं, ग्रीन वाली ज्यादा अच्छी लगेगी शायद मुझ पर। अरे यार, कितनी दिक्कत है, क्या पहनूं अब मैं समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, आज मैं वंश जी के पसंद की ब्लैक कलर की साड़ी पहनती हूँ। रात में जब वह आएंगे तो मुझे देखकर खुश हो जाएंगे और फिर बहुत सारा प्यार करेंगे। बस वो मेरे ब्रेस्ट को जोर जोर से ना दबाएं। सिया अलमीरा से ब्लैक कलर की साड़ी निकालती है और उसके साथ मैचिंग का ब्लाउज। फिर वह साड़ी और ब्लाउज पहनकर रेडी हो जाती है। आज सिया ने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे जैसे वंश को पसंद है और बालों को खुला रखा था। सिया आज बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। सिया अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आती है तो उसे उसके पापा और उसका भाई तन्मय दिखता है। सिया, पापा भैया आप कब आए? प्रदीप, बस अभी आए हैं बेटा। हमें पता चला कि तुम घर आ गई हो तो बस मिलने का मन किया और आ गए। वैसे आरुषि कहीं दिख नहीं रही है, कहीं बाहर गई है क्या? सिया, आरुषि तो मुझे भी कहीं नहीं दिखी पापा, हो सकता है कहीं बाहर गई हो। सिया इतना कह रही थी कि सामने से चांदनी ठुमक ठुमकते जा रही थी। सिया, चांदनी, तुमन आरुषि को देखा है क्या कहीं? चांदनी, लो भाई नाम लिया भी तो किसका, मेरी सौतन का। नहीं नहीं सिया भाभी, मैंने आरुषि भाभी को नहीं देखा। हो सकता है कि वह कहीं बाहर गए हो, वैसे भी आजकल उनका मन घर में कहाँ लगता है, आए दिन अपनी सहेलियों के साथ पैसे उड़ाती हुई घूमती रहती हैं। सिया, चांदनी, तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो, फालतू में मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, किसने बहुत काम पड़े हैं, जाकर वह करो। चांदनी सिया को देखकर अपना मुंह बनाती हुई कि चीन की तरफ थुमक थुमक के चली जाती है। जब मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछते ही क्यों है? बस एक बार मुझे इस घर की बहू बन जाने दो, एक एक की अकल ठिकाने ना ला दी तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। हाँ नहीं तो। चांदनी सिया को देखकर अपना मुंह बनाती हुई कि चीन की तरफ थुमक थुमक के चली जाती है। जब मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछते ही क्यों है? बस एक बार मुझे इस घर की बहू बन जाने दो, एक एक की अकल ठिकाने ना ला दी तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। हाँ नहीं तो। चांदनी को यूं बड़बड़ाते वीर देख लेता है। वीर, क्या हुआ, तुम अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? चांदनी, कुछ नहीं, बस मुझे जल्द से जल्द इस घर की बहू बनना है मैं, और ज्यादा दिन तक ये शादी छुपा कर नहीं रख सकती। वीर, वीर, हाँ हाँ बता देंगे, पर पहले मैं आरुषि से डिवोर्स तो ले लूं, उसके बाद तुम जिसको बोलोगी हम उसको बताएंगे, पर तब तक के लिए मेरी माँ अपना मुंह बंद करके रख। वीर चांदनी को समझा के निकल जाता है। क्या मुसीबत है, अपने आरुषि को डिवोर्स कैसे दूं? और अगर नहीं दिया तो यह मेरे सर पर बैठ जाएगी। या पर सिया अपने पापा और भाई से ढेर सारी बातें कर रही है। प्रदीप, अच्छा बेटा हम चलते हैं, बस तुम्हें देखने आए थे। अब देख लिया और बातें कर ली तो अब हमें चलना चाहिए। आरुषि जब भी घर वापस है तो उससे कहना कि उसके पापा उसको याद कर रहे थे। सिया, जी पापा। प्रदीप बेटा, एक खुशखबरी है, तुम बुआ बनने वाली हो। सिया, क्या पापा सच्ची में मैं बुआ बनने वाली? इसका मतलब भैया पापा बनने वाले हैं। प्रदीप, हाँ बेटा, इसलिए हमने मिठाई लेकर आए थे सबका मुंह मीठा करने के लिए, पर या कोई नहीं दिख रहा है तो तुम ये खुशखबरी अपने परिवार को दे देना, अब हम चलते हैं। प्रदीप तन्मय सिया के घर से निकलने वाले थे कि सामने उन्हें रमा दिख जाती है। प्रदीप, नमस्ते नमस्ते समधन जी। जी हम आपको यहाँ पर एक खुशखबरी देने आए थे। रमा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? प्रदीप, पहले आप अपना मुंह तो मीठा करिए, लीजिए मिठाई खाए। हाँ अब हुई ना बात, खुशखबरी ये है कि आप नानी बनने वाली हैं। रमा, क्या बोल रहे हैं प्रदीप भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बता दिया आपने। बधाई हो आपको, आप दादा बनने वाले हैं, और तन्मय बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो, पापा बनने वाले हो तुम। प्रदीप, अच्छा अच्छा समधन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। वो तो बस एक खुशखबरी देनी थी और सिया को देखना था तो आ गए। अब तन्मय को भी ऑफिस जाना है। रामा, ठीक है भाई साहब, पर रिमझिम को लेकर जरूर घर आइएगा।
प्रदीप तन में हाथ जोड़कर सिया के घर से निकल जाते हैं। ये खुशखबरी रानी सुन लेती है और रमा से कहती है, रानी क्या बात है, आपकी बेटी तुम्हें बहुत तेज निकली, शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि इतनी जल्दी खुशखबरी दे दी। और एक तरफ आपकी दोनों बहुएं हैं जिनकी शादी भी रिमझिम की शादी के साथ हुई, पर अभी तक दोनों में से एक ने भी खुशखबरी नहीं दी। सिया रानी की बातें सुन के सोच में पड़ जाती है। कह तो सही रहे हैं छोटी सासू माँ, हमारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं आज ही पंच जी से बात करूंगी कि हमें भी अब एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। रानी रमा दीदी, मुझे आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना कि हमारे कमरे में आपके जो गहने रखे हैं वह संग्राम जी ने मुझे दे दिए हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उन गहनों को जौहरी को देकर दूसरे डिजाइन बनवा लो। वह क्या है ना कि वह कहने आप ही की तरह काफी ओल्ड हो गए हैं। रमा, जब वीर के भावजी ने तुमसे कह दिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो करना है वह करो। रामा मिठाई के डब्बे उठाकर किचन में चली जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे और रामा को सबको एक खुशखबरी दे दी थी कि रिमझिम माँ बनने वाली है। वंश बाहर से आता है और अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि रमा उसे रोक लेती है। रमा बेटा, आप पहले खाना खा लो, फिर कपड़े बदलने चले जाना और मुझे कुछ बात भी करनी है। वंश अपनी माँ की बात सुन के डाइनिंग टेबल पर हाथ होकर बैठ जाता है। वह पीछे मुड़ मुड़ के सिया का इंतजार कर रहा था। रमा सिया को ढूंढ रहा है, वह अपने कमरे में नहीं है, वह किचन में है, सबके लिए मीठा बना रही है। इतने में ही सिया किचन में से आती है। आशिया ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और गाजर का गर्मा गर्म हलवा था जिसकी खुशबू पूरे ठाकुर निवास में फैल रही थी। संग्राम, रानी क्या बात है, आज तो सब कुछ लजीज बना है, आखिर क्या खुशखबरी है भाई, अब बता भी दो। रानी रमा का इंतजार न करके खुद ही सबके सामने बता देती है कि रिमझिम माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर ठाकुर परिवार बहुत खुश था। वंश, क्या बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी, अब तो रिमझिम को कोई बड़ा तोहफा देना पड़ेगा, और वैसे भी राखी आ रही है तो वैसे भी वो हमारी जेब ढीली तो करवाती है। अब राखी के साथ साथ एक और खुशी जुड़ गई है, तो पता नहीं इस बार कितने लाखों का खर्चा करवाएगी। वंश सिया को देखता है तो सिया खड़े खड़े शर्मा रही थी। वंश सिया के लिए चेयर खींचता है और सिया को बिठाता है। सारे लोग एक साथ रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वंश, क्या बात है जान, आज तुमने मेरी पसंद के कलर की साड़ी पहनी है। वह सिया को कमर से पकड़ के पीछे की तरफ धक्का देने लगता है और बेड पर गिरा देता है। आज वंश ने लाइट्स बंद नहीं करी थी और ना ही सिया ने अपनी आंखें। वंश अपना एक हाथ सिया के कमर पर रखता है तो दूसरे हाथ उसकी गर्दन पर। वह अपना हाथ से आंखें ब्लाउज के अंदर ले जाता है और उसके ब्रेस्ट को हिलाने लगता है। ब्रेस्ट हिलने की वजह से सिया सिड्यूस होने लगती है। आज वंश ने लाइट्स बंद नहीं करी थी और ना ही सिया ने अपनी आंखें। वंश अपना एक हाथ सिया के कमर पर रखता है तो दूसरे हाथ उसकी गर्दन पर। वह अपना हाथ से आंखें ब्लाउज के अंदर ले जाता है और उसके ब्रेस्ट को हिलाने लगता है। ब्रेस्ट हिलने की वजह से सिया सिड्यूस होने लगती है। सिया, आप बार बार ये क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट तो बच्चों के लिए होते हैं ना। वंश, क्योंकि यह मेरे हैं और तुमसे किसने कहा कि सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। अब तुम चुप हो जाओ और जो मैं कर रहा हूँ बस उसे फील करो, वरना। सिया, वरना क्या। वंश सिया के दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथ से दबाते हुए, वरना मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। वंश सिया के दोनों ब्रेस्ट को उसके कपड़ों के ऊपर से ही सहलाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका ब्लाउज और ब्रा उतार कर साइड में फेंक देता है। वंश आज लाइट की रोशनी में सिया के ब्रेस्ट को घूर रहा था। सिया शर्म से लाल हो चुकी थी और अपने दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथ से छुपा लेती है तो वंश उसके हाथ को हटाने लगता है। वंश सिया के एक एक हाथ को अलग कर देता है और उसके दोनों हाथ ऊपर अपने हाथ रखकर पकड़ लेता है। उसके बाद वह उसके एक प्रेस को अपने मुंह में भरता है और जोर से सक करता है। आज सिया और वंश बहुत दिनों के बाद करीब आए थे और इसी वजह से सिया को दर्द हो रहा था। सिया, आहा आहा आहा, बस बस। वंश जी, वंश, अभी तो बस शुरू हुआ है जान, आगे आगे देखो होता है क्या। वंश धीरे धीरे सिया की साड़ी उतार देता है और खुद के कपड़े भी उतार कर फेंक देता है। वंश सिया के दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में रख लेता है और उसे भी सक करने लगता है। वंश अपनी जीभ से सिया के निप्पल को हिला रहा था और जोर जोर से चाट रहा था जिसकी वजह से सिया को गुदगुदी भी हो रही थी। वंश सिया के निप्पल जोर से दबाता है और सिया का चेहरा देखता है। वो देखता है कि सिया अपनी आंखें बंद करके पूरी लाल पड़ चुकी है और उसकी निप्पल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, तो वह उसकी निप्पल को धीरे से कैसे करता है और फिर उसके लिप्स पर हो जाता है। वंश सिया के नीचे के होठों को अपने होठों से पकड़ के सक करता है। उसके बाद वो अपनी जीभ निकालकर सिया के मुंह के अंदर डालता है और सिया की जीभ से टच करता है।
वंश का एक हाथ सिया के ब्रेस्ट पर था। वो अपने हाथों से सिया के ब्रेस्ट को बार बार दबा रहा था और एक हाथ सिया के नीचे, वह अपने दूसरे हाथ से सिया को नीचे से हिला रहा था। वंश सिया को बहुत हार्डली किस कर रहा था। वंश की हार्डली केस करने पर सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और सिया की सांसें तेज तेज चल रही थी, जिस वजह से उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। अब वंश तैयार हो गया था। वो सिया के पैर धीरे धीरे दूर करता है और बीच में अपनी फिंगर इंसर्ट करता है। वंश अपनी एक फिंगर इंसर्ट करता है तो सिया को थोड़ा दर्द होता है। थोड़ी देर बाद वंश अपनी फिंगर बाहर निकालता है और एक बार में इंसर्ट कर देता। एक बार में ही हूँ इंसर्ट हो जाने की वजह से सिया को बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, पर वह वंश को हटाती नहीं है। अपने हाथों को वंश के सर के पीछे रखकर अपने ऊपर धक्का देते हैं। वंश एक बार फिर सिया के ब्रेस्ट को अपने मुंह में रख लेता है, जिस वजह से सिया का ध्यान नीचे से हट जाता है और वो वंश के बालों को सहलाने लगती है। आज पानी कितनी जोर से सेक्स कर रहा था, किसी और को बहुत दर्द हो रहा था। वंशज बहुत अंदर तक डाल रहा था और दूसरी तरफ अपने मुंह से सिया के निप्पल को शक कर रहा था। अब सिया धीरे धीरे अपनी टांगों को और चौड़ी करती है और अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। वंशिका करने वालों को छोड़ ही नहीं रहा था। सिया भी वंश को एक बच्चे की तरह दूध पिला रही थी। सिया आह है। वंश जी बस करिए ना। वंश सिया की बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए सिया के ब्रेस्ट को सक करता। वंश सिया के ब्रेस्ट को अपने हाथ से दबाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेस्ट ऊपर आते हैं। उसके बाद वंश अपना मुंह सिया के ब्रेस्ट में लगाकर उसे ऐसे पीता है जैसे एक बच्चा दूध पी रहा हूँ। अब वंश सिया के नीचे आ जाता है और सिया को अपने ऊपर बैठा लेता है। सिया वंश के ऊपर बैठ जाती है और अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो दोनों एकदम बिना कपड़ों के हैं। सिया शर्मा जाती है। वंश सिया के दोनों लटके हुए ब्रेस्ट को अपने हाथों से पकड़कर दबाने लगता है और सिया को हिलाता है। फिर वंश सिया की कमर पकड़ के उसे ऊपर नीचे करना लगता है। सिया अपने दोनों हाथ वंश के कंधे पर रखती है और खुद हिलने की कोशिश करती है, पर वो बहुत थक चुकी थी, जिसकी वजह से वो नहीं हिल पाती। वंश सिया को जोर जोर से धक्के मारता है, जिसकी वजह से उसके दोनों क्रास्ट हिल रहे थे। वंश सिया का एक ब्रेस पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने मुंह में लेते हुए सिया को जोर जोर से धक्के मारता है। वंश सिया को जोर जोर से धक्के मारता है, जिसकी वजह से उसके दोनों ब्रेस्ट हिल रहे थे। वंश सिया का एक ब्रेस पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने मुंह में लेते हुए सिया को जोर जोर से धक्के मारता है। 2-3 घंटों के बाद वंश सिया को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। वैश्या की मासूम मासूम शक्ल को देखकर उसके माथे पर किस करता है और उसे एक टाइट हक करता है। सिया मन में सोचती है, अगर कभी वंश जी ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा मेरा, मैं वंश जी के बिना नहीं रह सकती। वंश, जो भी मन में चल रहा है उसे मेरे सामने रखो। सिया, अगर आपने कभी मुझे छोड़ दिया तो। वंश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम मेरी जान हो। ऐसा ख्याल आज के बाद अपने मन में कभी मत लाना। मैं हमेशा मेरी सिया कर रहूंगा और मेरी सिया हमेशा मेरी। सिया वंश को खुद से दूर हो जाने का सोचकर थोड़ी सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है। वंश, सिया तुम्हारी आंखों से आंसू झलक रहे हैं, कहा ना हम तो लोग कभी दूर नहीं होंगे। सिया और वंश उस रात एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे में खोकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ चांदनी उल्टियां कर रही थी। उसकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे रात गुजार लेती है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे 8 बजे सब लोगों के नाश्ते का टाइम होता है, इसीलिए चांदनी सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता बनाती है। चांदनी की मदद रमा, सिया करते हैं। कल रात सिया और वंश बहुत लेट सोए थे, जिस वजह से सिया की नींद नहीं खुलती, इसलिए वो आज नाश्ता बनाने नीचे नहीं आई थी। रमा सुबह 6 बजे उठकर किचन में आ जाती है, पर आज ना ही सिया आए और ना ही चांदनी। रमा अकेले ही सबका नाश्ता बना रही थी, इसलिए आज उसे नाश्ता बनाने में काफी टाइम हो जाता है। रमा को आरुषि ऊपर से नीचे आती हुई दिखती है तो वह आरुषि को रोककर उससे कुछ सवाल करते हैं। रमा, आरुषि आजकल तुम रहती कहाँ हो, घर पर दिखती ही नहीं हो। आरुषि, मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगी। वैसे भी इस घर में किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। मुझे इस घर में रह रहे के दम घुटता है, इसलिए सोचा कि दोस्तों के साथ थोड़ा घूम आऊं। आरुषि इतना कह के अपना बैग उठाती है और बाहर चली जाती है। 8 बजे सब लोग सोकर उठ जाते हैं और नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा बैठ जाते हैं, पर नाश्ता अभी तक तैयार नहीं था। सिया फटाफट नहाकर आती है और किचन में रमा की मदद करने चली जाती। रमा उठ गई। टाइम देखा है कितना हो रहा है, और पता नहीं ये चांदनी कहाँ मर गई। जाओ चांदनी को बुलाकर लाओ, जल्दी नाश्ता बनाना है। सिया के किचन से निकलकर चांदनी के कमरे में जाती है और उसके कमरे का गेट खटखटाती है। अंदर से चांदनी। चांदनी, कौन है? सिया, चांदनी मैं हूँ। सिया माँ जी तुम्हें बुला रही है नाश्ता बनाने के लिए।
चांदनी अपने कमरे में से बहुत मुश्किल से उठकर गेट खोलत है और बाहर आती है। चांदनी, मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं है। सिया भाभी, आप माँ जी को कह दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे आज। और वैसे भी एक रात भर से मैं उल्टियाँ कर रही हूँ, तो मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रसोई घर में खड़ी होकर खाना बना पाऊँ। या चांदनी के कमरे से वापस किचन की ओर आ जाती है। रमा, क्या हुआ? चांदनी अभी तक सो रही है क्या? या फिर उसका आज काम करने का मन नहीं है? सबके भाव बहुत बढ़ गए हैं, सब अपने अपने मन के मालिक हो गए हैं। काम करने का मन होता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। सिया, माँ जी, वो चांदनी की तबीयत बहुत खराब है। वह इस हालत में नहीं है कि वह उठ करके चिंता काहे और खाना बनाए। रात भर से उसे उल्टियाँ हो रही है। रमा, अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है? बताया क्यों नहीं? सुबह ही डॉक्टर को बुला लेते हैं और उसका चेकअप हो जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी रमेश को क्या कर डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ। रामा अपने घर के नौकर को कहकर डॉक्टर को बुलवा लेती है। रानी, पतिदेव, ये डॉक्टर किसने बुलवाया है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? संग्राम, नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। रुको जरा पूछते हैं कि डॉक्टर क्यों आए हैं घर में। संग्राम, सिया बहू, ये डॉक्टरनी क्यों आए हैं घर में? किसी की तबीयत खराब है? सिया जी, बाऊजी, वो चांदनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर आए हैं। वीर, चांदनी की तबीयत ठीक नहीं है, ये सुन के सोचता है कि आप चांदनी को क्या हो गया? कल तक तो वो एकदम ठीक थी। डॉक्टर आ जाती हैं। रमा डॉक्टर को लेकर चांदनी के कमरे में जाती हैं। डॉक्टर, आप बाहर जाए, मुझे इनका चेकअप अच्छे से करना है। डॉक्टर चांदनी का चेकअप अच्छे से करते हैं। पूरे चेकअप होने में लगभग 20 मिनट लग जाता है और 20 मिनट के बाद डॉक्टर कमरे का गेट खोलती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।